स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे बिजनेस पॉलिसी के, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन हु प्रोपोंडेड TOWS मैट्रिक्स के वो कौन थे, कौन से पर्सन थे जिन्होंने TOWS मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया था? तो उनका नाम था वी रिच। ठीक है, और जो TOWS है वो शॉर्ट एनालिसिस जो हमने पढ़ा था, शॉर्ट मैट्रिक्स पढ़ा था, उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है वो। तो ये इंट्रोड्यूस किया था वी रिच ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है कि एफ एस मीन्स का क्या क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन की एफ एस मीन्स होता है की फैक्टर्स फॉर सक्सेस, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको अचीव करके हम अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, या हमारी सक्सेस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, या जिनको अचीव करके हम कह सकते हैं कि हमने अपनी सक्सेस को अचीव कर लिया है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। की एफ एस की फुल फॉर्म होती है की फैक्टर्स फॉर सक्सेस। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री है, डैश आर रिगार्डेड एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। इनमें से क्या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? तो जो हमारे गोल्स होते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म और स्पेसिफिक और मेजरेबल शॉर्ट टर्म्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, वहीं हमारी जो मिशन होता है वो हमारा लॉन्ग पर्पस होता है। स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो हमारी एक्शन प्लान होते हैं, और वैल्यूज़ मीन्स हमारी प्रिंसिपल्स होती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स हमारे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे गोल्स होते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्शन ओरिएंटेड। इनमें से क्या एक्शन ओरिएंटेड है? ठीक है, तो देखिए पॉलिसी जो होती है, पॉलिसी गाइडलाइंस होती है, ना कि एक्शन ओरिएंटेड। पॉलिसी मींस गाइडलाइंस। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो आपके स्पेसिफिक होते हैं लेकिन एक्शनेबल नहीं होते, और जो गोल होते हैं वो आपके टारगेट्स होते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजी होती है आपकी वो एक्शन ओरिएंटेड होती है। ठीक है, आप जो आपकी स्ट्रेटजी होती है उसमें आपके एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं टू अचीव द गोल, यानी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आप क्या एक्शंस लेंगे, क्या डिफरेंट एक्शंस लेंगे, दैट इज स्ट्रेटजी। तो जो आपकी स्ट्रेटजी होती है पूरे तरीके से एक्शंस पर बेस्ड होती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, द वर्ड स्ट्रेटजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैंग्वेज। जो स्ट्रेटजी वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है? सो वो स्ट्रेटजी वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ग्रीक। सो नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, ओ इन SWOT एनालिसिस रेफर टू। जो स्वॉट एनालिसिस में ओ है वो किसको रेफर करता है? ठीक है, तो जैसा कि हम सब ने पढ़ा है, एस माने स्ट्रेंथ और W माने वीकनेस। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ओ इन SWOT एनालिसिस रेफर्स टू। जो स्वॉट एनालिसिस में ओ होता है वो किसके रिप्रेजेंट करता है? तो एस का मीन्स होता है स्ट्रेंथ, W का मीन्स होता है वीकनेस, O का मीन्स होता है अपॉर्चुनिटीज, एंड T फॉर थ्रेट्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेवन है, इन BCG मैट्रिक्स व्हाट इज लेबल ऑन द वर्टिकल एक्सिस। जो हमारी BCG मैट्रिक्स होती है उसमें जो वर्टिकल एक्सिस होती है उस पर क्या चीज़ लेबल होती है? ठीक है, तो देखिए हमारी जो BCG मैट्रिक्स होती है उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे दो चीज़ें आती हैं। एक आता है हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर, और दूसरा आता है हमारा मार्केट ग्रोथ रेट। जैसा कि ऑप्शंस में दे रखा है बिजनेस स्ट्रेंथ और नेशनल ग्रोथ रेट, तो ये दोनों नहीं आते हैं। ऑप्शन बी और सी तो आता ही नहीं है BCG मैट्रिक्स में। ठीक है, तो हमारा वर्टिकल एक्सिस पर आता है मार्केट ग्रोथ रेट, और रिलेटिव मार्केट शेयर जो होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल पे आता है। तो वर्टिकल एक्सिस पे क्या आता है? मार्केट ग्रोथ रेट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिजनेस स्ट्रेटेजिक प्लान मस्ट इंक्लूड। बिजनेस का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए? एग्जीक्यूटिव समरी, ऑर्गेनाइजेशनल डिस्क्रिप्शन, या ऑप्शन सी बोथ A एंड B। एग्जीक्यूटिव समरी मीन्स कि जो एग्जीक्यूटिव समरी बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, बिजनेस का क्या प्रोडक्शन है, क्या उसका फाइनेंस है, क्या उसके गोल्स हैं, क्या मिशंस है, विजन्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डिस्क्रिप्शन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की या बिजनेस की पूरी डिटेल। ठीक है, तो हमारा प्लान बनाने के लिए हमें ये दोनों ही चीज़ों की नीड ज़्यादा पड़ती है, लाइक कंपनी के क्या गोल्स हैं, क्या उसका प्रोडक्शन है, क्या उसका फाइनेंस है। हम सारी चीज़ों को देखकर ही कोई स्ट्रेटेजिक प्लान अच्छा सा बना सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, conservation of non replenishable resources is an example of
इकोलॉजिकल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, स्ट्रेटेजिकल या सोशल। अब देखिए नॉन रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज हमारे वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, जो दोबारा से रिन्यू किए जा सकते हैं किसी मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, किसी केमिकल मेथड के थ्रू, ठीक है। तो जिन रिसोर्सेज को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं वो कौन से होते हैं, रिप्लेनिशेबल, और जिनको नहीं कर सकते हैं वो होते हैं नॉन रिप्लेनिशेबल। तो ये हमारी इकोलॉजिकल का पार्ट होते हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं हमारे, यानी कि हमारी इकोलॉजी का ये एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इकोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन बीसीजी मैट्रिक्स व्हाट इज लेवल ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जैसा कि हमने बताया था कि वर्टिकल एक्सिस पे क्या आता है आपका मार्केट ग्रोथ रेट, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल पे क्या आता है आपका रिलेटिव मार्केट शेयर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सिचुएशन एनालिसिस। इनमें से क्या सिचुएशन एनालिसिस के एलिमेंट है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे लाइक एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन में मीन्स हमारी लॉजिस्टिक, हमारा सप्लाई चेन कैसा है, ठीक है। तो जब हम सिचुएशन एनालिसिस करते हैं तो हम एनवायरमेंटल यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी देखते हैं और हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन को भी देखते हैं, यानी कि जो हमारा सप्लाई चेन है उसको भी देखते हैं। सो ऑप्शन दोनों ही इसमें सही हैं, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ नॉट एन इंटरनल एनवायरनमेंट कंसिडरेशन। इनमें से क्या इंटरनल एनवायरनमेंट में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो देखिए ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज, ये आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि आपका ऑपरेशंस, आपका प्रोडक्शन कैसा हो रहा है ये आपकी कंपनी के अंडर का पार्ट है। उसके बाद है चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, एम्प्लॉय मोरल, आपका एम्प्लॉय किस तरीके से बिहेव कर रहा है, आपके एम्प्लॉय का क्या बिहेवियर है। कॉन्स्टेंट फ्रॉम फाइनेंशियल इशूज़, अगर फाइनेंशियल इशूज़ हैं आपको, वो भी आपकी कंपनी का इंटरनल पार्ट है। लेकिन चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, जो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट है वो एक्सटर्नल पार्ट है, और आप कंज्यूमर के टेस्ट में अगर कोई चेंज होता है तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि कंपनी के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, डिसइन्वेस्टमेंट इज़, जो डिसइन्वेस्टमेंट होती है वो कैसी स्ट्रेटजी होती है। एन असेट रिडक्शन स्ट्रेटजी, अ वीकनेस रिडक्शन स्ट्रेटजी, अ प्रोडक्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी, या अ कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी। तो देखिए डिसइन्वेस्टमेंट का मीन्स होता है कि जो हमारी, जैसे एक बिजनेस की अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, अलग अलग उसके बिजनेसेस होते हैं, अलग अलग उसकी फैक्ट्रीज या कंपनीज होती हैं। जब वहाँ वो ये देख लेता है कि मुझे इस पर्टिकुलर बिजनेस से, अपने इस पर्टिकुलर प्रोफाइल से मुझे कोई भी एज सच, जो जहाँ पे मैंने पहले से पैसा लगा रखा है अपना, तो वो मेरी एक तरीके से असेट है, और वहाँ से मुझे अपना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो मैं उसको क्या कर दूँ, उसको फिर मैं कम कर दूँ, ठीक है। तो हमारी जो असेट में रिडक्शन आ जाएगा, जब भी हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे उससे क्या होगा, हमारी असेट में रिडक्शन आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, बजटिंग इज एन एग्जाम्पल फॉर कंट्रोल। बजटिंग किसको कंट्रोल करने के लिए होता है, स्ट्रेटेजिक को, ऑपरेशनल, टैक्टिक, या फिर प्रिवेंटिव। तो जो बजटिंग होता है वो हमारे ऑपरेशनल कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। ऑपरेशन मीन्स प्रोडक्शन, आपका कितना प्रोडक्शन है, आप जो भी प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दैट इज़ ऑल कम्स अंडर द हेड ऑफ ऑपरेशनल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, सिनर्जी इफेक्ट इज व्हेन। सिनर्जी इफेक्ट क्या होता है, एन इफेक्ट दैट अराइजेज बिटवीन टू और मोर एजेंट्स, एंटिटीज, फैक्टर्स और सब्सटेंसेज दैट कैन प्रोड्यूस एन इफेक्ट ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स। देखिए जब इन दो अलग अलग इंडिविजुअल्स, कोई एजेंसीज़, कोई एंटिटीज़, कोई फैक्टर, सब्सटेंसेस एक साथ मिलकर काम करते हैं तो जो उनका इफेक्ट होता है इंडिविजुअल इफेक्ट से वो ज़्यादा आता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब जैसे आपका क्वेश्चन दे रखा है कि 2+2, तो 2+2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो जो हमारा आउटकम है वो कैसा है, रेगुलर है, वो सिनर्जी नहीं है। सिनर्जी का मतलब क्या है कि हायर होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए, जो इफेक्ट मतलब जो आउटकम है वो हायर होना चाहिए। तो अगर 2+2 हो 4 है तो वो तो रेगुलर है, ठीक है। अब 2+2 है और 2+2 इज इक्वल्स टू 6 है, तो सिनर्जी लीड्स टू इम्प्लाइड रिजल्ट, यानी कि सिनर्जी जो होती है
2+2 = 6। यहाँ पे जो सिनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर आप देखेंगे तो 2+2 और =2 है तो ये तो लॉस में चला गया, ठीक है। और 2+2 = 5 है तो उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितना कि हमें 2+2 = 6 में हो रहा है। यानी कि जो हमारा आउटकम है दो एंटिटी का, दो रिसोर्सेज का एक साथ मिलने पर जो आउटकम है हमारा वो 6 में ज़्यादा है, ठीक है। 2+2 = 6। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो भी ऑप्शन बी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द 3 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स आर। 3 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स क्या होते हैं? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। जो एक हमारी स्टैंडर्ड 3 ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टैंडर्ड हायरार्की होती है वो यही होती है। कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल के बाद आता है बिजनेस लेवल, बिजनेस लेवल के बाद आता है फंक्शनल लेवल, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, की प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के की प्रिंसिपल्स क्या हैं? ऑप्शन ए मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन सी इज इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। ऑप्शन डी इज एलिमिनेटिंग ऑल रिस्क। तो देखिए जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है उसमें क्या होता है कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है इसका, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ही होता है कि ट्रांसपेरेंसी कितनी है और डिसीजन मेकिंग में कौन किसको अकाउंटेबल है। यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि उन प्रिंसिपल्स का, ऐसी प्रिंसिपल्स का यूज़ कीजिए आप ताकि आपके वर्किंग में, आपकी हायरार्की में, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में और जो आपके कंपनी का गवर्नेंस है उसमें फेयरनेस बनी रहे, ठीक है। ऐसी प्रिंसिपल्स को आप सेट कीजिए और कौन व्यक्ति किस व्यक्ति को अकाउंटेबल है, कौन किसी की अथॉरिटी में आता है, दैट इज ऑल कम्स अंडर द हेड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 18, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू। कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसको रेफर करता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, ये तो नहीं हो सकता। मैनेजिंग फाइनेंशियल असेट्स, ये भी नहीं है। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी एंड मार्केटिंग, ये भी नहीं है। अब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने डिस्कस किया है कि फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड प्रोसेसेस। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है उसका मतलब होता है कि रूल्स और प्रैक्टिसेस का, प्रोसेसेस का क्या फ्रेमवर्क है, क्या रूल्स, क्या प्रैक्टिस या क्या प्रोसेसेस है जिसके अंदर रहते हुए हमको डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। दैट इज़ यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गवर्नेंस में शासन, ठीक है, या गवर्नमेंट गवर्नेंस। तो जो कंपनी के अंदर ही गवर्नमेंट है वो कैसी है, किसके क्या रूल्स हैं, क्या प्रैक्टिस हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ स्किल्स इन 7S रेफर्स टू। 7S में स्किल्स का क्या बताया है? हमने पढ़ा था MC काइंसे 7S फ्रेमवर्क, जिसमें 4 हमारे हार्ड एस थे और 3 हमारे सॉफ्ट थे, ठीक है। तो उसमें जो स्किल एक आता है सॉफ्ट एस में एक एस है स्किल्स, और स्किल्स का मतलब क्या होता है? कैपेबिलिटीज़ ऑफ वर्क फोर्स। यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज़ आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या उनकी क्षमताएं हैं, तो वो उनके स्किल्स हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, PST स्टैंड फॉर। इनमें से जो पेस्ट है, ये हमने क्लास में डिस्कस किया है कि पेस्ट एनालिसिस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो P से होता है पॉलिटिकल, E से होता है इकोनॉमिक, S फॉर सोशल एंड T फॉर टेक्नोलॉजिकल, ओके। तो ये हमारी पेस्ट एनालिसिस होती है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 21, ETOP स्टैंड्स फॉर। जो ETOP है वो किससे स्टैंड करता है? E मीन्स होता है एनवायरमेंटल, T मीन्स थ्रेट, O मीन्स अपॉर्चुनिटी एंड P फॉर प्रोफाइल। ये होता है एनवायरमेंटल, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और ETOP का मीन्स कि आप अपनी एनवायरनमेंट में जो भी आपके जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप उनका एक प्रोफाइल मेंटेन कीजिए और पता लगाइए कि आपके लिए क्या थ्रेट्स हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द S इन द 7S फ्रेमवर्क। ये 5 की जगह S है, ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द S, इनमें से क्या 7S में नहीं आता है? स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम या सस्टेनेबिलिटी। तो देखिए स्ट्रेटेजी भी आता है, स्ट्रक्चर भी आता है और सिस्टम भी आता है, ये हार्ड S होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी जो है सस्टेनेबिलिटी, ये हमारे 5S में नहीं आता। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज एन ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट प्राइमरली डिस्क्राइब। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मिशन हैं वो प्राइमरली क्या चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स नहीं करते हैं, ठीक है। द डिज़ायर्ड फ्यूचर स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो डिज़ायर्ड फ्यूचर स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा विजन होगा, ठीक है। विजन वही होता है जहाँ पे हम फ्यूचर स्टेट में पहुँचना चाहते हैं, वो होता है हमारा विजन। लेकिन हमसे पूछा है कंपनी का मिशन, तो देखिए कंपनी का मिशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का कोर पर्पस या वो रीज़न जिसके चलते कंपनी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। किसी भी कंपनी का मिशन क्या होगा, कोर पर्पस एंड रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस, द ऑर्गेनाइजेशंस कोर पर्पस एंड रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 24, विजन स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड। इनमें से क्या विजन स्टेटमेंट्स में नहीं इंक्लूड होता है। तो लॉन्ग टर्म गोल्स एंड एस्पिरेशंस ये आते हैं कि हमारी कंपनी के क्या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो जो हमारे विजन स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें हम अपने करंट प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे उनका डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, ठीक है। क्योंकि विजन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं कि आप फ्यूचर में क्या आपकी डिज़ायर स्टेट होना चाहती है। तो पिक्चर ऑफ डिज़ायर्ड फ्यूचर स्टेट ये तो आपके विजन स्टेटमेंट पे इंक्लूड है। इंस्पायरेशनल लैंग्वेजेस यानी कि किस लैंग्वेज से आप इंस्पायर होंगे अच्छा काम करने के लिए और अच्छी फ्यूचर स्टेट पर पहुंचने के लिए, ये भी इंक्लूडेड है। लॉन्ग टर्म गोल्स एंड एस्पिरेशंस भी इंक्लूडेड हैं, बट डिस्क्रिप्शन ऑफ करंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे विजन स्टेटमेंट्स में नहीं आते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन एंड शेप ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, ऑप्शन बी है सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, या ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों। तो देखिए जैसे कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ या उसके ऑब्जेक्टिव्स की स्ट्रेटजीज अगर फ्रेम करते हैं और कर लेते हैं और बाद में अगर उसमें कोई भी पेस्ट, जैसे हमने पेस्ट पढ़ा था, पेस्ट एनालिसिस जो होते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इनमें जो भी चेंजेस होंगे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, क्योंकि पॉलिटिकल भी आएगा, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल भी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सो नाउ थैंक यू।